तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे ल्यूक को देखते हैं जो कि आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था। लेकिन अब तभी अचानक से उसके टीवी का सिग्नल कट हो गया और उसमें एक इमरजेंसी न्यूज चलने लगी जिसमें बताया जाता है कि पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल गया है जिससे लोग इन्फेक्टेड होकर दूसरों को काटकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहा है। जितने भी बड़े से बड़े इलाके हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। ये देखकर वो छोटा लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया। अब तभी अचानक से उसे अपने ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। वो सोचता है कि शायद उसके घर में भी ज़ोंबीज़ घुस गए, लेकिन जब उसने ऊपर जाकर देखा तो ये सिर्फ उसकी बहन एबिगेल का मजाक था। अब तभी उन बच्चों के पास उनके पिता का वीडियो कॉल आता है जो कि इस समय ड्यूटी पर बाहर हैं। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी मोम तुम्हें जहाँ पर भी लेकर जाएंगी तुम्हें वहाँ पर जाना है। दरअसल उनके डैड ने उनकी मोम को यहाँ से निकलने के लिए कहा था क्योंकि यहाँ के आसपास के इलाके में भी ज़ोंबी वायरस फैल गया है और यहाँ से निकलकर ये लोग अपने रिलेटिव्स के घर जा सकते हैं। एबिगेल अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। उसने अपने पिता के लिए एक ब्रेसलेट बनाया था जो कि अभी भी उसके पिता के हाथ में है। इनकी मोम ने जल्दी जल्दी सारा सामान पैक कर लिया, लेकिन तब इनके घर के आसपास से ज़ोंबीज़ की आवाज़ आने लगी। तब इनकी मोम अपने दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से गाड़ी की तरफ भागती हैं, लेकिन इससे पहले कि लोग कार में बैठ पाते इनकी मोम के ऊपर एक ज़ोंबी ने अटैक कर दिया। एबिगेल डर कर गाड़ी के नीचे छुप गई थी। एबिगेल ने अपनी आंखों के सामने ही अपनी माँ और अपने भाई को मारते हुए देखा। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे एबिगेल की मोम भी एक ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आती हैं। लेकिन अब तभी पीछे से एक आदमी ने आकर गोली मारकर उन्हें मार दिया। वो आदमी एबिगेल के साथ बहुत ही प्यार से बात करके उसे गाड़ी के नीचे से निकालता है। इस आदमी का नाम कैसियस है। अब कैसियस ने एबिगेल को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और इसके बाद उसके इन्फेक्टेड भाई को भी गोली मारकर मार दिया। खैर, अब इसके बाद हमें यहाँ से पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जितने भी जीवित इंसान थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े इलाकों में कोई भी नहीं रहता, रहते हैं तो सिर्फ ज़ोंबीज़। खैर, अब हम उस छोटी लड़की एबिगेल को देख पाते हैं जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। कैसियस ने जब से एबिगेल को अपने पास ही रख रखा था और शुरू से लेकर अब तक कैसियस ने एबिगेल को सरवाइव करने के सारे तरीके सिखा दिए। एबिगेल को कैसियस द्वारा पूरी तरीके से ट्रेनिंग मिली हुई है कि आखिर ज़ोंबी आए तो किस तरीके से उनसे बचना है। इन दोनों को इसी तरीके से कई साल अकेले में घूमते हुए हो गए, लेकिन अब एबिगेल की इच्छा है कि उन्हें कहीं न कहीं इंसानी बस्ती मिल जाए जहां पर वो लोग रह सकें। खैर, अब रात के समय में जब भी लोग अपना कैंप लगाकर सो रहे होते हैं तो कैसियस को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो आगे चेक करने के लिए गया तो वहाँ पर एक ज़ोंबी ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही कैसियस ने उसे शूट कर कर मार दिया। लेकिन अब इन दोनों की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि यहाँ पर और भी ज़ोंबीज़ आने वाले हैं। इसीलिए सुबह होते ही इन दोनों को वहाँ से निकलना पड़ता है। रास्ते में चलते चलते लोग एक डिसर्ट एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर पहुँचकर इन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैसियस और एबिगेल चुप कर वहाँ पर देखने लगे। वो देखते हैं कि कुछ ज़ोंबीज़ एक आदमी पर अटैक कर रहा है। इसके बाद ये लोग उस आदमी की गाड़ी के पास जाकर वहाँ से कुछ ज़रूरत का सामान लेने लगे। अब कैसियस वहाँ से जा ही रहा था कि तभी कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन लोगों को ही लगता है कि शायद इनके साथियों को इन्हीं ने मारा है। कैसियस और वो लोग आपस में लड़ने के लिए तैयारी थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। वो ज़ोंबीज़ चारों तरफ फैले हुए थे, इसलिए लोग कहीं से भी बचकर नहीं भाग सकते। तब ये लोग उन पर फायर कर कर उनका सामना करने लगे, लेकिन ज़ोंबीज़ इतने ज़्यादा थे कि उनका सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब देखते ही देखते वो जितने भी लोग गाड़ियों से आए थे वो सब के सब ज़ोंबियों के हाथों मारे गए। तभी एबिगेल जल्दी से प्रेग्नेंट लेडी को जीप में बिठाती है। कैसे सभी ज़ोंबी से लड़ता हुआ उन्हें जीप के पास से हटाता है। इसी बीच उसने गोली एक ज़ोंबी लेडी के मारी, जिससे वो ज़ोंबी लेडी वहीं पर मारी गई। इसके बाद कैसियस जल्दी से गाड़ी को ड्राइव करते हुए उन ज़ोंबीज़ के इलाके से बाहर निकल गया। यहीं पर हम एक ब्लैक फेस वाले ज़ोंबी को देख पाते हैं जो कि इन सभी का लीडर था। और जब वो यहाँ पर अपनी ज़ोंबी वाइफ को मरा हुआ देखता है तो वो बुरी तरीके से चिल्लाता है। इधर जब ये चारों लोग यहाँ से निकल रहे थे तो वो प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम है मेगन, वो इन्हें बताती है कि हम लोग एक शिप टाउन नाम की जगह पर जा रहे थे जहाँ पर बचे हुए लोग रह रहे हैं। ये सुनकर तो एबी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यही तो वो जगह थी जहाँ पर एबी हमेशा से जाना चाहती थी। कैसियस गाड़ी चला ही रहा था कि तभी बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो जाती है। अब ये सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। मेगन का हस्बैंड डेविड सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है और वो बताता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, लेकिन इस गाड़ी को ठीक करने के लिए कुछ औजार चाहिए जो कि मेरे पास इस समय नहीं है, तो अब हमें यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना होगा। तब कैसियस और बाकी सभी लोग भी पैदल ही आगे बढ़ते हैं।
अब चलते चलते ये लोग जल्दी एक बिल्डिंग वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं रहता। कैसियस इन सभी इमारतों में से एक इमारत को चेक करता है और आज रात यहीं पर रुकने का फैसला करता है। अब ये कंफर्म कर कि आसपास कोई भी खतरा नहीं है, ये सभी लोग आग जलाकर एक दूसरे के पास बैठते हैं। एबिगेल इन लोगों के साथ उस सेफ टाउन वाली जगह पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और अब ये चाहती है कि वो ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। वो कपल एबिगेल को बताते हैं कि सेफ टाउन बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो जमीन पर नहीं बल्कि शिप्स को जोड़कर पानी पर बनाया गया है, जिससे कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन जब कैसियस को सेफ टाउन की जगह के बारे में पता चलता है तो वो इन लोगों के साथ जाने से मना कर देता है। वो डेविड से कहता है कि देखो तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, इस वजह से हम लोग तुम्हें कुछ दूर तक और छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग होगा और हमारा रास्ता अलग। मैं उस सेफ टाउन वाली जगह पर जाना नहीं चाहता, अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ। एबिगेल को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो साइड में जाकर कैसियस से पूछती है कि आखिर तुम उनके साथ क्यों नहीं जा रहे। तब कैसियस उसे बताता है कि देखो एबिगेल, मुझे पता है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। वहाँ पर एक साथ बहुत से लोग रहते हैं और जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी तो हम लोग इतने समय से अकेले रह रहे हैं और इस वजह से हम लोग जिंदा भी हैं। लेकिन एबिगेल को कैसियस के बाद बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो कैसियस से झगड़ा कर ऊपर समय बिताने के लिए चली आती है। खैर अब अगली सुबह जब एबिगेल अपने पेरेंट्स की फोटो देख रही होती है तो तभी उसे झाड़ियों से सड़सड़ाहट की आवाज आती है, जिससे डरकर वो नीचे की ओर भागी। उसे लगता है कि शायद इस इलाके में ज़ॉम्बीज़ आ गए। वो इस बात को सबको बताने के लिए नीचे की ओर जाती है, लेकिन तभी रास्ते में ही उसे कुछ ज़ॉम्बीज़ मिल जाते हैं। एक ज़ॉम्बी उसे नीचे गिराने ही वाला था कि अब तभी पीछे से कैसियस ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरीके से कैसियस ने एबिगेल की एक बार फिर से जान बचा ली। अब यहाँ पर वो ब्लैक फेस वाला ज़ॉम्बी भी अपने झुंड के साथ पहुँच चुका था, लेकिन जैसे ही कुछ लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो वो कैसियस के ट्रैप में फंसकर मारे गए। कैसियस को भी अब ये पता चल जाता है कि इलाका उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो चारों लोग वहाँ से जल्दी से निकलते हैं। अब तभी चलते चलते एबी बताती है कि ये जगह मुझे याद है, यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर एक एयरपोर्ट है। बचपन में मुझे मेरे डैड यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आते थे, शायद वहाँ पर कोई ना कोई एरोप्लेन हो और वहाँ पर हमें सोर्सेस भी मिल सकते हैं, तो हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। हालांकि कैसियस को एबिगेल की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं होता कि आखिर वहाँ पर जाना ठीक भी है या फिर नहीं, लेकिन फिर भी वो एबिगेल के ज़्यादा कहने पर मान जाता है। अब थोड़ी दूर तक पैदल चलने पर ये सभी लोग उस एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने पर इन्हें एक भी एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया। तब कैसियस कहता है कि मुझे तो पता ही था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, हम फालतू में ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। लेकिन अभी भी एबिगेल को उम्मीद थी, उसे पता था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। उस अपने पिता का एक गैरेज याद आता है जहाँ पर वो अक्सर अपना प्राइवेट जेट रखते थे। वो जब उसके दरवाजे को खोलती है तो वाकई में ही वहाँ पर एक प्राइवेट जेट था, लेकिन जब भी लोग इसे यूज़ करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसे कई सालों से यूज़ ना करने पर इसमें कुछ थोड़ा बहुत इशू आ गया है। तब मैकेनिक डेविड कहता है कि मैं कुछ देर तक इसे ठीक कर दूंगा। अब जब तक डेविड इसे ठीक कर रहा था तब तक एबिगेल और कैसियस पास ही में सोर्सेस ढूंढने के लिए जाते हैं। अब वो यहाँ पर बैठे ही थे कि अब तभी इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ डेविड की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तब कैसियस जल्दी से डेविड के पास आता है और वो मैगन और डेविड को बताता है कि हमें जल्द जल्द यहाँ से निकलना होगा। हालांकि अभी इसकी रिपेयरिंग भी ठीक से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी लोग उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन अब दिक्कत की बात तो ये थी कि आखिर इसे उड़ाएगा कौन। एबिगेल कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीजें तो पता है, लेकिन मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे कर एबिगेल अपने दिमाग लगाकर उस प्राइवेट जेट को स्टार्ट कर देती है। अब वो लोग थोड़ी दूर तक चले ही थे कि ज़ॉम्बी उनके बिल्कुल पीछे थे। वो सभी ज़ॉम्बीज़ ऐसे भाग रहे थे कि जैसे वो कोई रनर हो, लेकिन इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज़ उस प्राइवेट जेट को पकड़ पाते एबिगेल ने उसकी उड़ान भर दी। एबिगेल को अब इसका सारा सिस्टम समझ में आ गया था और अब वो इसे ठीक से उड़ा भी पा रही थी। इधर ये ब्लैक फेस वाला ज़ॉम्बी एक बार फिर से इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इन्हें जरूरी मारना चाहता है। अब जेट में बैठे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग जल्द ही सेफ टाउन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी रास्ते में ही उस प्राइवेट जेट में कुछ खराबी आ जाती है और वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगा। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो पूरी तरीके से जमीन पर नहीं गिरता, वो लड़खड़ाते हुए पेड़ों में जाए लगता है, जिसकी वजह से इन लोगों को सिर्फ थोड़ी चोटें आई थी, लेकिन ये लोग जिंदा थे। ये किसी तरीके से उस जेट से बाहर निकलते हैं और फिर पैदल ही अपना रास्ता तय करते हैं।
अब चलते चलते लोग एक पुराने रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। अब कैसियस इस इलाके की अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद ये फैसला करता है कि ये लोग आज रात यहीं पर रुकेंगे। कैसियस डेविड और मेगन से कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, अब मैं तुम लोगों को शिप टाउन तक पहुंचा कर ही रहूंगा। अब डेविड कुछ चेक करने के लिए एक दूसरे डिब्बे में जाता है। जब वो अपनी पैंट ऊपर कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब डेविड को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब तभी उसे याद आता है कि उसके मरने के बाद उसकी बीबी का ध्यान कौन रखेगा। तब डेविड कुछ और दिन जीने का फैसला करता है जब तक ये लोग शिप टाउन तक नहीं पहुंच जाते। खैर अब अगले दिन जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो कैसियस ने डेविड की टांग को नोटिस कर लिया था, लेकिन कैसियस डेविड को अभी नहीं मारता क्योंकि वो चाहता है कि इन लोगों में पैनिक ना मचे। अब चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और रात के टाइम में इन्हें घर दिखाई देता है। वो उस घर के ओनर से हेल्प मांगते हैं। तब वो घर का ओनर उनके सारे हथियार एक जगह इकट्ठा करवाकर उन्हें घर के अंदर ले लेता है। वो इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो इन लोगों को बहुत सी खाने पीने की चीजें देता है। इसी बीच डेविड वॉशरूम में जाता है और वो अपने आप को शीशे में देख पाता है कि वो अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगा है। जब डेविड वापस आया तो वो देखता है कि सभी लोग बेहोश हैं। उस घर का ओनर डेविड को देखकर उसकी तरफ अपने हाथ में लगे एक डिवाइस का बटन दबाता है, जिससे कि अचानक ही डेविड के सर में दर्द होने लगा। डेविड को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और वो वहीं पर गिर जाता है। खैर अब इसके बाद जब डेविड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को और अपने दोस्तों को लटका हुआ देखता है। दरअसल उस घर के ओनर ने उनके खाने में नशे की दवाई मिला दी थी और वो ओनर कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है। उसने अपनी कई सालों की रिसर्च के बाद एक खास तरीके का डिवाइस बनाया है जो कि उसमें से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी की मदद से ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था। और साइंटिस्ट ने इन लोगों को इसलिए पकड़ा है ताकि वो इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। खैर अब इसके बाद वो पास में बंदी अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को बाहर निकालता है और उसे अपनी डिवाइस की मदद से कंट्रोल करते हुए उन लोगों पर अटैक करने के लिए कहता है और उसकी वो डिवाइस काम भी करती है। उसकी ज़ॉम्बी वाइफ सच में उन लोगों पर अटैक कर देती है, लेकिन डेविड जिसके अंदर अब ज़ॉम्बी की पावर्स आ चुकी थी वो अपनी पावर से किसी तरीके से अपने आप को आज़ाद कराता है। और इसके बाद कैसियस और बाकी सभी को भी। घर का ओनर जब ये सारी चीजें देखता है तो वो डर कर बाहर भागने लगा। इधर ये लोग भी मौका देकर जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो सभी लोग एक गाड़ी में बैठे और वो वहां से निकल गए, लेकिन वो साइंटिस्ट अभी भी नहीं मानता। वो अपनी डिवाइस की मदद से बाकी ज़ॉम्बियों को उनकी तरफ भेजता है। इधर जब कैसियस गाड़ी चला रहा था तो उसे आगे का रास्ता ब्लॉक मिलता है। अब उनके पास पैदल भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। डेविड ये बात जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो बाकी सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और जितने भी ज़ॉम्बी हैं उनका ध्यान अपनी तरफ भटकाता है। डेविड उन ज़ॉम्बी से लड़ रहा था कि तभी पीछे से उस ब्लैक फेस वाले ज़ॉम्बी ने आकर उसे मार दिया। इधर कैसियस और एबिगेल मेगन को लेकर लगातार भाग रहे थे, लेकिन अब तभी उन्हें थोड़ी दूर पर शिप टाउन वाली वो जगह दिखाई देती है। एबिगेल उनसे हाथ हिलाते हुए मदद मांगती है। तब शिप टाउन के लोग जल्दी से बाहर निकलकर उनके पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज को मारने लगे। इधर ब्लैक फेस वाला जो ज़ॉम्बी होता है वो अपने बाकी साथियों को आगे जाने से रोकता है क्योंकि आगे पानी है और वो पानी से आगे नहीं जा सकते। इधर कैसियस और बाकी सभी लोग नाव की मदद से उस शिप टाउन तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर मेगन की डिलीवरी भी होने वाली थी, लेकिन इनके लिए अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर डॉक्टर और अस्पताल की भी सुविधा है। खैर अब इसके बाद अगली सुबह ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से शिप टाउन को देखते हैं। दरअसल इस शिप टाउन कई सारे जहाजों को जोड़कर बनाया गया था, लेकिन कैसियस अभी भी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो एबिगेल से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पर कभी भी ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे आइलैंड पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर ज़ॉम्बी कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन एबिगेल ने तो अब यहीं पर रहने का फैसला कर लिया है। अब तभी डॉक्टर वहाँ पर आती है और कैसियस को बताती है कि मेगन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। मेगन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेगन कैसियस को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आगे से अब तुम्हें ही इसका ध्यान रखना है। मुझे पता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए तुम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पालना। कैसियस भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है और उसे ये पता है कि अब उसके कंधों पर एक और नई जिम्मेदारी आ गई है। इधर ये भी यहाँ पर एक लड़के से दोस्ती कर लेती है और उसे उसके साथ घूमने पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब मजे करने के बाद वो लड़का एबिगेल को एक जगह पर लेकर जाता है जो जगह पूरी तरीके से तारों से भरी हुई थी। वो लड़का एबिगेल को बताता है
कि उन्होंने शिप टाउन के नीचे बहुत सारे बम लगाए। अगर ये जगह कभी भी खतरे में पड़ी तो यहाँ पर एक गुप्त रास्ता है जहाँ से निकलकर लोग पानी के दूसरी तरफ जा सकते हैं, और जब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आएंगे तो हम इसे शिप टाउन को ब्लास्ट कर उड़ा देंगे। लेकिन किसी को भी ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आखिर ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। अब वो साइंटिस्ट उस शिप टाउन वाली जगह पर भी पहुंच चुका था और वह अपनी डिवाइस की मदद से सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करते हुए उन्हें शिप टाउन पर अटैक करने के लिए कहता है। अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पानी के नीचे से या फिर नाव की मदद से उस शिप टाउन तक पहुंच जाते हैं। अचानक ही वहाँ पर सब जगह भगदड़ मच गई। वो ज़ॉम्बीज़ एक एक कर उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इधर कैसियस को भी एबिगेल की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो एबिगेल को ढूंढने के लिए जाता है। अब आखिरकार कैसियस ने ज़ॉम्बी से लड़ते हुए वहाँ पर एबिगेल को ढूंढ ही लिया, लेकिन इससे पहले कि वो एबिगेल के पास तक पहुँच पाता वो एक ज़ॉम्बी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। अब तभी वो साइंटिस्ट कैसियस के सामने आता है और वो कैसियस को मारने लगा, लेकिन कैसियस भी हार नहीं मानता। वो पलटवार करते हुए उस साइंटिस्ट के डिवाइस को तोड़ देता है। अब डिवाइस टूटने की वजह से कोई भी ज़ॉम्बीज़ उस साइंटिस्ट के कब्जे में नहीं था। इसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ ही साइंटिस्ट के ऊपर अटैक कर उसे भी मार देते हैं। अब अच्छी बात तो ये थी कि इस कैंप के नीचे यहाँ से भागने का रास्ता निकला हुआ था। जितने भी लोग बचे थे वो सुरंग के रास्ते से निकलते हुए एक दूसरा आइलैंड तक पहुँच जाते हैं। अब वो लोग उस शिप टाउन को उड़ाने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि अभी एबिगेल और कैसियस भी उसी शिप टाउन पर ही हैं। इधर कैसियस जब उस ब्लैक फेस वाले ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन अब तभी एबिगेल वहाँ पर देखती है कि उस ब्लैक फेस वाले ज़ॉम्बी के हाथ में वही ब्रेसलेट बंधा हुआ है जो कि बचपन में उसने अपने पिता को दिया था। एबिगेल ये देखकर पूरी तरीके से हैरान थी, लेकिन अब तभी कैसियस उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है। इधर इन लोगों को जब ये पता चलता है कि कैसियस और एबिगेल वहाँ से निकल चुके हैं, तब इन लोगों ने शिप टाउन को ब्लास्ट कर दिया और अब कैसियस और एबिगेल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इनका खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो ब्लैक फेस वाला ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। वो इन्हें मारने के लिए इनके पास आ रहा था। तब कैसियस आगे जाकर उसका मुकाबला करता है। इधर एबिगेल जल्दी से बंदूक उठाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पिता को ही मार सके। लेकिन तभी एबिगेल को याद आता है कि कैसियस ने ही उसे पूरी जिंदगी पाला है और अब तो उसके पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये सोचकर एबिगेल ने अपने पिता को ही गोली मार दी और इस तरीके से ब्लैक फेस वाला ज़ॉम्बी भी यहाँ पर मारा गया। इधर ये सभी लोग यहाँ के सभी ज़ॉम्बीज़ के खत्म होने के बाद अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत करने का फैसला करते हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।